तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। क्योंकि हाँ, अगर तुमने मेरी यार पहली वाली वीडियो नहीं देख रखी है पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो जाके देख लो फटाक से। उसमें बहुत अच्छा मैंने एक्सप्लेनेशन करके बताया भाई एनसीईआरटी का। सो आज अपना यही पढ़ेंगे और हो सकेगा तो अपना ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू इंटरस्टिशनल म्यूकस इनटू द ब्लड और लिम्फ। ये क्या बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है, एक क्रिया है बाय विच द एंड, जिसका लास्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट जो है ना ऑफ डाइजेशन पास हो जाता है इंटरस्टिशनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड, ब्लड के द्वारा, ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर। फाइनली जो तुमने मतलब फूड लिया था उसका जो फाइनली प्रोडक्ट है वो ब्लड के द्वारा और लिम्फ के द्वारा पास हो जाता है। ओके, इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव। तो ये भाई कैरी कैसे होता है, पैसिवली हो सकता है। एक्टिव और फैसिलेटेड, एक्टिव और फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। देखो कैरी नॉर्मली पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव और फैसिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैक्राइड्स, मोनोसैक्राइड्स समझ रहे हो, ये हमारे स्टार्च को तोड़ दिया गया था हमने तो ये मोनोसैक्राइड्स बन गया, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, ये बात हमें याद रखना है कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस, ठीक है, जनरली क्लोराइड आयंस एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हम किस किस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में मोनोसैक्राइड्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि क्लोराइड आयन को हम सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। The passage of these substance into the blood depends upon the concentration gradient। तो देखो ये जो पास चीज़ें हो रही है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ये डिपेंड करता है उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर कि कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उधर से कम वाली कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। इसका एग्जांपल मैं अगर दूं तो तुम्हारे पास एक कट्टा है, उसके अंदर चीनी भरी हुई रखी है। ठीक है, तो जो चीनी कट्टे के अंदर रखी है वो बहुत ज़्यादा है और कट्टे में अगर तुमने छेद कर दिया तो उस छेद से सारी चीनी निकल के बाहर की तरफ गिरने लगेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कट्टे के अंदर चीनी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी कंपैरिजन टू बाहर के। ठीक है, अगर बाहर कम है तभी तो वो बाहर आ रही है, और अगर मान लो बाहर भी ज़्यादा हो तो चीनी बाहर नहीं आएगी। ठीक है, सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि कुछ सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, आर एब्जॉर्ब विथ हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि मदद करती हैं ग्लूकोज और अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो देखो वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड था, इसी तरीके से पानी किसके ऊपर डिपेंड होता है, ट्रांसपोर्ट करना ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर एनर्जी। ये क्या बोल दिया इसने कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम उसे बोलते हैं जिसमें एनर्जी क्या हो, इन्वेस्ट हो, खर्च हो। अगर तुम्हारी एनर्जी खर्च हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में किसी भी चीज़ को, तो वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर वहाँ पे एनर्जी तुम्हारा एटीपी जो है वो यूज़ नहीं हो रहा तो उसको हम बोलते हैं इनएक्टिव फॉर्म, या इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं या पैसिव बोल सकते हैं। ठीक है, वेरियस न्यूट्रेंट लाइक अमीनो एसिड, अब ये क्या बोल रहा है, अमीनो एसिड हो गए, मोनो सैक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। अमीनो एसिड हो गया, मोनोसैक्राइड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम हो गया, ये सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किस में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड देखो ये ध्यान से सुनो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल। ये भाई फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है ये इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब समझ रहे हो, ये चीज़ घुलेगी नहीं पानी के अंदर, तो कैनॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो ये भाई ब्लड के अंदर नहीं जाता। ओके, समझ गए बात को, ये ब्लड के अंदर
नहीं जाएगा, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ब्लड में नहीं जाएगा। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड माइसीलियस। अभी क्या बोल रहा है कि अगर तुमने फैट के कुछ टुकड़े खा रखे हैं या फैट खा रखी है तो उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बना लेंगे, जिसको हम माइसीलियस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम उसको? माइसीलियस बोल रहे हैं। विच मूव इनटू इंटरस्टिशियल म्यूकोसा, जो कि मूव कर जाएगा म्यूकोसा के अंदर, इंटरस्टिशियल म्यूकोसा में। दे आर रीफॉर्म्ड, और उनको दोबारा से बनाया जाएगा इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड। तो ये बात याद रखना कि स्मॉल प्रोटीन कोटेड में हम दोबारा से बनाते हैं फैट को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चाइलोमाइक्रोन। क्या बोलते हैं? चाइलोमाइक्रोन। तो यहाँ पे डायग्राम भी तुम्हारे को दिख रहा है कि ये डायग्राम मैंने शो किया है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास माइसीरस है, तो इस पर हमने क्या कर दी, येलो कलर की प्रोटीन कोट कर दी है, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे ही हम इसको देंगे तो वो ले लेगा ये समझ के कि हाँ भाई ये प्रोटीन है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोटीन नहीं है, धोखा दिया जा रहा है भाई, ठीक है। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ। कहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? लिम्फ में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वेसल्स लैक्टियल, जिसे हम बोलते हैं लैक्टियल, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? विलाई में। विलाई का हमने स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा था, जैसे कि उसमें कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क देखने को मिला था, आर्टरीज और वेन्स थी, और हमारे को लैक्टियल वेन भी देखने को मिली थी, जहाँ पे क्या होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल उसी के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। दीज लिम्फ वेसल्स यूटिलिटी रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर ये जाके ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड बह रहा है ना, उसमें इस चाइलोमाइक्रोन को छोड़ देते हैं। बात समझ में आई तुम्हारे को? मतलब हम डायरेक्ट फैट को ब्लड में नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि फैट जो है वो इंसॉल्युबल है, घुलेगी नहीं तो दिक्कत होगी। सो अभी फिर हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर प्रोटीन का एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे कि हम धोखा देते हैं, सीधी सी बात है। और लैक्टियल जो है ना, विलाई के अंदर पाई जाती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर बहते हुए ब्लड में छोड़ देती हैं कि भाई जाओ लो, समझ गए? तो ब्लड सोचता है हाँ भाई प्रोटीन है, चलो रख लो, लेकिन उसे एक्चुअल में ये थोड़ी पता है कि इसके पीछे क्या हो रहा है, अंदर क्या है, फैट है, समझ रहे हो? एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखो एब्जॉर्प्शन जो है ना वो अलग अलग हिस्सों में होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जैसे कि माउथ हो गया, हमारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया एंड लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। हाउ एवर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कैसे, ठीक है। अ समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इज गिवन। ओके, ये बोल रहा है कि हमने टेबल में बता रखा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है माउथ, ओके, तुम्हारे माउथ में क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो सर्टन ड्रग्स, तुमने कोई भी दवा ली, वो क्या हो जाएगी, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगी। कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकस ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग, ठीक है। जैसे ही तुम दवा, अगर तुमने होम्योपैथिक दवा खाई होगी तो तुम्हारे को जैसे ही वो दवा डालते हैं तो ऐसा लगता है कि ये एब्जॉर्ब सी हो रही है। अगर तुमने खाई है होम्योपैथिक दवा लिक्विड वाली, तो यहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा। आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे सिंपल एकदम सीधे तुमने दवा खाई और वो कैपिलरीज जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ओके। आगे देखो स्टमक, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, स्टमक के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सिंपल शुगर्स का हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं, जो सिंपल शुगर्स हैं, एंड अल्कोहल का हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, शराब का, ठीक है। तुमने पी और पेट में पहुंच गई शराब तो तुम्हें भाई नशा सा चढ़ेगा, ओके। आगे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी मतलब चीज़ है जहाँ पे हर चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिव। तो यहाँ पे देख रहे हो इसने बता दिया कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द म्यूकस, म्यूकस के द्वारा, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो बह रहा है ना खून उसमें, और लिम्फ में। क्योंकि लिम्फ हमारे को ऐड इसलिए करना है कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तुमने प्रोटीन लगा दी थी उसके लिए लिम्फ ही चाहिए, लिम्फ के बाद वो ब्लड में भेज देता है, ठीक है। आगे देखो हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है पता होना चाहिए हमारे को। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ मिनरल्स हो गए, और ड्रग्स भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है।
द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू। अब जो चीज़ तुमने एब्जॉर्ब कर ली है फाइनली हम उसे कहाँ पहुँचा देते हैं, टिश्यू तक पहुँचा देते हैं, विच यूटिलाइज, जिससे हम खर्च करके, यूटिलाइज देम, उसको हम खर्च करेंगे, देयर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। देखो हमारे पास कई तरीके के मतलब प्रोसेस होती है। एक होता है इंजेशन का मतलब होता है कि खाने को तुमने माउथ में रख लिया, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। फिर पेट में जब तुम उसको हजम करते होते हो तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे तुम बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग पार्टिकल्स में मिला देते हो, तो वो हो गए हमारे पास डाइजेशन। फिर हमारे पास आता है एसिमिलेशन, जैसे कि जो भी ब्लड के अंदर तुमने लिया है मिनरल्स न्यूट्रिएंट उसको टिश्यू तक पहुंचाना, डेट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। आगे देखते हैं द डाइजेस्टिव वेस्ट। जो डाइजेस्टिव वेस्ट है ना, सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसियस, ठीक है, कोहेरेंट फीसियस चिपका मतलब हुआ फीसियस इनटू द रेक्टम। किस में भेज देते हैं हम, रेक्टम में भेज देते हैं। इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स, और न्यूरल रिफ्लेक्स आता है कॉजिंग अर्जेंट और डिज़ायर, जब भी तुम्हें लगता है फॉर इट्स रिमूवल, इसको रिमूव करना चाहिए। द इजेशन ऑफ फीसस, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इजेशन, मतलब फीसस को बाहर निकालना, ठीक है, इसे बोलते हैं इजेशन ऑफ फीसस टू आउटसाइड, बाहर की तरफ, थ्रो द एनल ओपनिंग, किसके द्वारा, एनल ओपनिंग के द्वारा, इसको हम बोलते हैं डेफिकेशन, ठीक है, बाहर निकाल दोगे दैट इज कॉल्ड डेफिकेशन। A voluntary process and is carried out by a mass peristaltic movement। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे ऊसोफेगस में होता है ना, वैसे इसमें भी होता है। अब पढ़ते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर मतलब एक चीज़ ऑर्डर में नहीं चल के डिसऑर्डर में चल रही है, ठीक है। द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिशनल ट्रैक्ट, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूज जाना, ठीक है, किसका, इंटेस्टिशनल ट्रैक्ट का, इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल, किसके द्वारा हो सकता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के द्वारा तुम्हारी इंटेस्टिशनल ट्रैक्ट मतलब जो आते हैं वो क्या हो जाएंगी, सूज जाएंगी। दे इन्फेक्शन आर आल्सो कॉज्ड बाय दी पैरासाइट्स, अगर पैरासाइट्स घुस गए हैं तुम्हारे अंदर तब भी ऐसा हो सकता है। ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टेपवर्म, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, पैरासाइट्स घुस गए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इन्होंने, टेप वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, थ्रेड वॉर्म हो गया, ठीक है, हुक वॉर्म हो गया और पिन वॉर्म हो गया। तो ये जितने भी वॉर्म हैं ये अगर तुम्हारे इंटेस्टाइन में घुस जाएंगे तो तुम्हारी आंत सूज जाएगी, मतलब इंटेस्टाइन जो है ना वो स्वेल कर जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसके अंदर। तो इतनी बात पता लगी तुम्हारे को, ये टेप वॉर्म याद रखना, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमारे को, इंटेस्टाइन के अंदर, और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने जेंडिस की तरफ। जेंडिस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जेंडिस द लिवर इज अफेक्टेड, लिवर क्या हो जाता है जेंडिस में, अफेक्टेड हो जाता है। स्किन एंड आइज, आँखें और तुम्हारी स्किन, इसका मतलब समझ रहे हो, खाल, टर्न येलो, कैसी हो जाएगी भाई, पीली कलर की हो जाएगी, ड्यू टू डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। डिपोजिट मतलब बाइल पिगमेंट के टूटने की वजह से हमारी स्किन और आंखें कैसी दिखाई देने लगेंगी हमारे को, येलो कलर की, समझ रहे हो। और ये इफेक्ट किस पे कर रहा है, लिवर पे कर रहा है। इसका मतलब जब भी तुम्हारे को कोई पेशेंट मिले या कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसकी आंखें और स्किन येलोइश होती जा रही है, पीली होती जा रही है, तो समझ जाओ कि उसका लिवर काम नहीं कर रहा ढंग से, ठीक है, और बाइल पिगमेंट बहुत ज़्यादा टूट रहा है, डिपोजिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। आगे पढ़े, वॉमिटिंग। आगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट डिसऑर्डर है वॉमिटिंग। इट इज़ द एजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। तो एजेक्शन का मतलब अभी हमने शायद पढ़ा था यहाँ पे, ये है एजेशन और ये है एजेक्शन। एजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकलना, ऑफ स्टमक कंटेंट, स्टमक ने जो भी कंटेंट किया है, ठीक है, स्टमक के अंदर जो भी चीज़ पहुंची, जो भी चीज़ तुमने खाई है वो बाहर निकल जा रही है, किसके द्वारा निकल रही है भाई, मौत के द्वारा निकल रही है, इसी को हम वॉमिटिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर। ये कंट्रोल किससे होता है, वॉमिट सेंटर से, मतलब तुम उल्टी को रोक भी सकते हो अगर तुम्हारे पास इतनी क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं इन दी मेडुला, लेकिन कहाँ पे हो, कहाँ पे ये वाला पार्ट पाया जाता है, वॉमिट सेंटर कहाँ पे पाया जाता है, मेडुला में, ठीक है, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अ फीलिंग ऑफ नोजिया, प्रेसिज, वॉमिटिंग, और तुम्हें लगता है कि हाँ भाई उल्टी उल्टी करना चाहिए और तुम उल्टी कर देते हो, ठीक है। आगे देखो, डायरिया। डायरिया भी हमारे पास एक बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है, ठीक है। दी एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी, भाई एबनॉर्मल, एबनॉर्मल जहाँ पे भी वर्ड देखने को मिल रहा है तो समझ जाओ कि वो चीज़ नॉर्मल ना होके एबनॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, एबनॉर्मल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉयल मूवमेंट, बॉयल मूवमेंट कैसी हो रही है भाई,
एबनॉर्मल हो रही है, ठीक है। एंड इंक्रीज लिक्विडिटी, और पानी की जो क्षमता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तुम्हारी इंटेस्टाइन के अंदर। फीशियल डिस्चार्ज, और बार बार फीसियस आ रहा है तुम्हारे को, डिस्चार्ज हो रहा है, लैट्रिन बार बार जा रहे हो, निकल रही है, ठीक है। इज़ नोन एज डायरिया, इसी को ही हम डायरिया बोलते हैं। इट इज़ रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। भाई बिल्कुल, जब पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि हमारा जो खाना है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होगा, और इसमें पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। समझ लो, ख़राब का मतलब समझ लो मरने की हालत भी हो जाती है कभी कभी डायरिया में। सो केयर करके रखो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे देखो, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या है? इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन विद इन द कॉलन एज द बॉयल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉलन, कॉलन से बात कर रहा है, ठीक है, विद इन द कॉलन, कॉलन काइकम से नहीं बात कर रहा, कॉलन से बात कर रहा है। एज द बॉयल मूवमेंट, जो बॉयल मूवमेंट होता है ना, एक तरीके का, जैसे कि अपनों ने देखा था कि स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट होता है, इसी तरीके से एक मूवमेंट पाया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं बॉयल मूवमेंट, ठीक है। वो अगर इरेगुलरली हो रहा है, मतलब रेगुलर ना हो के कभी हो गया कभी नहीं हुआ, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, इरेगुलर हो रहा है, तो उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, या उससे होने वाला डिसऑर्डर कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। सो तुम्हारे को कॉन्स्टिपेशन समझ में आया? सिंपल सी बात यह है कि जो बॉयल मूवमेंट है वो नहीं होता है, और तुम्हारा जो फीसेस हो जाता, फीसेस जो होता है ना वो बहुत टाइट हो जाता है। समझ गए? ओके, आगे चलते हैं। indigestion, in this condition the food is not properly digested। सिंपल सी बात है, इंडाइजेशन से हमारे को पता लग रहा है कि इस कंडीशन में जो हमारा फूड होगा वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है। इसमें फीलिंग्स तुम्हारी अगर बुरी चल रही हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। द कॉजेज इंडाइजेशन आर इनएडुकेट एंजाइम सेक्रेशन, और अलग अलग तरीके के एंजाइम्स निकलने लगेंगे, एंजाइटी होने लगेगी, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, खाना जहर बनने लगेगा, ओवर ईटिंग, ज़्यादा भी खाने लगोगे, एंड स्पाइसी फूड। अगर तुम ये देखो ओवर खाना, ज़्यादा खाना खा रहे हो, ठीक है, या तुम स्पाइसी फूड का मतलब बहुत ज़्यादा चटपटा खाना खा रहे हो, तब इंडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। या तुम्हारे को एंजाइटी हो रही है, एंजाइम्स ऊट पटांग से निकल रहे हैं, सड़ा हुआ खाना खा लिया, तब इंडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो इंडाइजेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसा खाना खा रहे हो। ओके, अब हम बात करते हैं PEM। तो ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है NCERT में। तो देखो, PEM का मतलब होता है प्रोटीन, यहाँ पे लिखा भी है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। देखो, PM का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि प्रोटीन की कमी हो जाना, डेट इज़ कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। ओके, deficiency of protein, total food calories are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia, South America and West and Central Africa। ये बता रहे कि कहाँ कहाँ पे इसके ऐसा होता है। PEM many affect large section of the population। PM जो है ना, प्रोटीन की कमी से होने वाली जो दिक्कतें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पे इफेक्ट डाल रही हैं, ठीक है। फेमेनाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, दिस हैपन इन बांग्लादेश। तो सबसे पहले इसने नाम कहा लिया, बांग्लादेश में नाम लिया, ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इथियोपिया ड्यूरिंग द सर्व ड्रॉट इन मिड 80s। ओके, तो ये बता रहा है कि जब बांग्लादेश में वॉर हुआ था तब वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये हमारे को PM वाली डिसीज़ देखने को मिली थी। वहाँ पे प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी बच्चों के अंदर और इन लोगों के अंदर, ठीक है। PEM अफेक्ट इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो प्रोटीन की कमी है वो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिल रही है? इन्फेंट, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों के अंदर भी हमारे को देखने को मिल रही है कि प्रोटीन की कमी है। दे प्रोड्यूस मरासमस एंड ख्वास्कर। तो यहाँ पे दो नाम लिख दिए उन्होंने कि मरासमस हो सकता है या ख्वास्कर। तो यहाँ पे देख लो कि प्रोटीन की कमी से 2 तरीके की बीमारियाँ बन सकती हैं, 2 तरीके की डिसीज़ हो जाती है, जिसका नाम होता है मरासमस या हम बोल सकते हैं ख्वास्कर। तो मरासमस जो डिसीज़ है मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। तो मरासमस जो डिसीज़ है वो 1 साल से छोटे वाले बच्चों को होंगी, और इसमें भी प्रोटीन की कमी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट सबकी कमी इसमें हो जाएगी मरासमस में। और इसमें जो बच्चा होगा, जो इन्फेंट होगा, वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि कुछ टाइम बाद वो मर भी सकता है। सो मरासमस में सिंपल सी बात यह है कि मरने वाली हालत आ जाती है बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर, लेकिन ख्वाहिशकर के अंदर मरने वाली हालत नहीं आती है। और इसमें जो बच्चे पाए जाएंगे, मतलब जिनके अंदर ये डिसीज़ देखने को मिल रही है ज़्यादातर, वो 1 साल से बड़े हैं, ठीक है, और उनका पेट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि उनको ओडेमा है, ठीक है।
तो वो 1 साल से बड़े बच्चों को होगा ख्वाहिशकार, उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, जो कि अगर तुम उनको अच्छा खाना दे रहे हो, गोश्त दे रहे हो या मीट दे रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वो सही हो जाएंगे बच्चे। लेकिन मरासमस में बच्चा ठीक नहीं हो पाता और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे बच्चा मर सकता है। सो ये दो थी, और यहाँ पे अगर तुम पूरा पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो कि लिम्ब जो है ना वो बड़े हो जाते हैं, जैसे कि लाइक मरासमस की अगर हम बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अगर मैं समझाऊँ तो मरासमस इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिमुलेटेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। किसके द्वारा हो रही है? प्रोटीन के द्वारा हो रही है, एंड कैलोरीज। उसके अंदर कैलोरीज ही नहीं है भाई, एनर्जी ही नहीं होगी ना, तो क्या करेगा? इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट, किसके अंदर देखने को मिलेगी? इन्फेंट्स, बच्चों के अंदर देखने को मिलेगी, लेस देन 1 ईयर इन रेंज। मैंने बोला था ना कि 1 साल से छोटे वाले बच्चों के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी। इफ़ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस टू ईयरली, अगर माँ का दूध हम नहीं पिला रहे, जल्दी हमने रोक दिया, ईयरली बाय अदर फूड्स, और दूसरा खाना देने लगे विच आर पूर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू, मतलब हम अब उसको खाना जो दे रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, कैलोरी की कमी है, तो वो भाई बच्चे जो है ना वो बेकार है, ठीक है, उसके अंदर पूर्ति नहीं हो पाएगी। दिस ऑफ्टन हैपेंस इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। और जैसे कि मान लो जो ओल्डर वाला है वो अभी छोटा ही है, ठीक है, और सेकेंड प्रेगनेंसी हो रही है मदर को, तो भाई तब दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इन मरासमस प्रोटीन डिफिशियंसी, मरासमस के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, इम्पेयर्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन, और भाई साहब रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा टिश्यूज़ का प्रोटीन के साथ। एक्सट्रीम एमिक्सिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स रिजल्ट, यहाँ पे हमारे को रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि उसकी बॉडी थोड़ी बड़ी सी दिखेगी, ठीक है, और लिम्स जो है ना इसमें जो क्या होता है, इसमें लिम्स जो हमारे को थिन दिखते हैं, ठीक है, लिम्स हमारे को थिन दिखते हैं, और जो बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, ये समझ लो। एक एक पसलियाँ दिखती होंगी, उसके रिप्स दिखाई देते होंगे। सो मरासमस की ये कंडीशंस होती है कि अगर बच्चा 1 साल से छोटा है और उसकी पसलियाँ दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, तो इसका मतलब उसको कौन सी डिसीज़ है? मरासमस है, ठीक है। द स्किन बिकम ड्राई, और उसकी स्किन कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, थिन एंड रिंकल्ड, ठीक है, और थिन पतली हो जाएगी और झुर्रियादार भी होगी। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिसलाइन, क्या होगी भाई? ग्रोथ, उसकी जो रेट है ना, बढ़ने की जो क्षमता है वो, और बॉडी वेट सब कुछ कम होने लगेगा। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, और साथ ही साथ भाई वो तो हो रहा ही कम, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें उस बच्चे के अंदर हमारे को देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें ख्वाहिश की, इस प्रोड्यूस बाई प्रोटीन डिफिशियंसी, इसमें भी प्रोटीन की कमी होती है, अनअकम्पेनिड बाय कैलोरिक डिफिशियंसी, लेकिन कैलोरी की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय हाई कैलोरिक लो प्रोटीन डाइट। देखो हाई कैलोरिक है लेकिन प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं डाइट के अंदर। इन अ चाइल्ड, बच्चे में मोर देन 1 ईयर, 1 साल से बड़ा होगा, ठीक है, इसमें 1 साल से जो बच्चा होगा वो बड़ा होगा, और मरासमस में 1 साल से बच्चा जो होगा वो छोटा होगा। लाइक मरासमस ख्वाहिशकर शो वेस्टिंग ऑफ मसल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा? मसल्स कम होने लगेगी, थिनिंग ऑफ लिम्स भी कम होंगे, फेल्योर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। ये सब किस में हो रहा था? मरासमस में हो रहा था। बट अनलाइक मरासमस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, मोर ओवर एक्सटेंसिव ओडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी। ओडेमा और स्वेलिंग ऑफ बॉडी जो है ना वो ख्वाहिशकर में हमें को देखने को मिलेगी। पार्ट आर सीन इन बॉडी, ठीक है, तो ये बात समझ लो तुम, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। मरासमस में जो बच्चा होगा वो 1 साल से छोटा होगा, उसकी मरने जैसी हालत हो जाएगी, और ख्वाहिशकर में जो बच्चा होगा वो 1 साल से बड़ा होगा, उसमें मरने जैसी हालत बिल्कुल भी नहीं होगी, बस कैलोरी की ज़्यादती होगी और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होगी। प्रोटीन की कमी की वजह से उसको ओडेमा हो जाता है, और स्वेलिंग, उसकी बॉडी जो है ना वो सूजने लगती है, ठीक है। तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? तुम्हारा होमवर्क है कि ये तुम समरी पढ़ो, ठीक है, ये समरी पढ़ो और इसकी मीनिंग निकाल के देखो, शायद तुम निकाल पाओ।